नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। द क्राइम सीरीज 18 के इस एपिसोड में मैं नीरज पुंडीर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं और आशा करता हूं कि आप और आपका परिवार बिल्कुल स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। कहानियों का ये सफर आगे बढ़ाते हुए जो कहानी आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं, ये कहानी पश्चिम बंगाल की राजधानी कलकत्ता से है। साल था 2024, मार्च का महीना। कलकत्ता में एक बड़े बिजनेसमैन रहा करते थे और इनका अपना एक फार्मेसी का बहुत बड़ा कारोबार था और साथ ही साथ ये शेयर मार्केट की भी एक कंपनी चलाया करते थे। इनका नाम था भव्य लखानी। भव्य लखानी एक साथ दो दो बिजनेस कर रहे थे। इनका पूरा कारोबार बहुत शानदार तरीके से चल रहा था। परिवार में दो बच्चे, पत्नी और माँ थी। भव्य लखानी जी की उम्र लगभग 44 साल थी। बहुत बढ़िया फार्मेसी का कारोबार, तो बहुत सारी कंपनियों के साथ इनके टाई अप थे, इनका बिजनेस था। ऐसी ही एक बड़ी कंपनी फार्मेसी की थी। उस कंपनी के एक बड़े अधिकारी के साथ उनका बहुत अच्छा खासा लेन देन था और उस अधिकारी का नाम था अनिर्बन गुप्ता। अनिर्बन गुप्ता की उम्र लगभग 38 साल थी। लेकिन हुआ यूं कि कुछ महीने पहले अनिर्बन गुप्ता जिस फार्मा कंपनी में काम किया करता था, किसी वजह से उसको वहां से हटा दिया गया। इस अधिकारी के जरिए इस कंपनी में भव्य लखानी का बहुत बार पैसों का लेन देन हो चुका था और हर बार सारे काम सही तरीके से हो चुके थे। इसलिए भव्य लखानी को अनिर्बन गुप्ता नाम के इस अधिकारी पर अच्छा खासा भरोसा था। लेकिन जब गुप्ता को कंपनी से उस पद से हटा दिया गया तो उसने ये बात भव्य लखानी को नहीं बताई, ये बात छुपा ली और एक फेक अकाउंट उस कंपनी के नाम से खोलकर भव्य लखानी को दे दिया। और भव्य लखानी अब बिजनेस के लिए जो भी पैसा था उसी अकाउंट में डालता रहा और गुप्ता उस पैसे को निकालकर खुद इस्तेमाल करता रहा। वो इस तरीके से करीब धीरे धीरे 50 लाख रुपया ले चुका था। अब भव्य लखानी का अनिर्बन गुप्ता के पास 50 लाख रुपया आ चुका था। लेकिन भव्य लखानी को बिल्कुल भी किसी तरह का कोई शक कभी नहीं हुआ कि उसके साथ किसी तरह का धोखा किया जा रहा है। अब बीच में भव्य लखानी इस कंपनी के साथ अपने बिजनेस को और बढ़ाने की सोचने लगता है और वो सोचता है कि एक बड़ी डील करते हैं जिससे एक बड़ा मुनाफा कमाया जाए। और इसलिए भव्य लखानी अनिर्बन गुप्ता को कहता है कि अब तुम कंपनी के बड़े अफसर से मेरी एक मीटिंग फिक्स करो ताकि हम इस बिजनेस को बड़े लेवल पे कर सकें। गुप्ता ने कहा ठीक है, करा देता हूँ। मंडे को दोपहर के बाद मीटिंग फिक्स हो जाती है। इसके बाद 11 मार्च 2024 मंडे की सुबह 9:15 पर जैसे ही शेयर मार्केट खुलता है, लखानी उसमें लग जाते हैं और दोपहर के बाद अनिर्बन गुप्ता के घर पहुंचते हैं। अनिर्बन गुप्ता का घर कलकत्ता में ही उनके घर से लगभग 25 किलोमीटर दूर था। उससे पहले होता यह है कि आमतौर पर भव्य लखानी जब भी कहीं जाया करते थे, किसी से मिलने जाया करते थे या कोई बिजनेस मीटिंग करने जाया करते थे, तो वो घर में किसी को इस बारे में नहीं बताते थे क्योंकि उनका कारोबार इतना बड़ा था कि उनकी कहीं ना कहीं किसी ना किसी के साथ कोई ना कोई मीटिंग होती ही रहती थी। तो वो घर वालों को परेशान नहीं करना चाहते थे और इसमें इन्वॉल्व नहीं करना चाहते थे और इसीलिए वो कभी अपनी मीटिंग्स के बारे में अपने घर वालों को नहीं बताया करते थे। लेकिन उस दिन न जाने क्यों घर से निकलने से पहले भव्य लखानी ने अपने घर में बताया कि आज एक बड़ी बिजनेस डील है और मैं अनिर्बन गुप्ता के घर एक मीटिंग के लिए जा रहा हूँ और शाम तक वापस लौट आऊंगा। ये कहकर वो घर से निकल जाते हैं। ये 11 मार्च मंडे का दिन था। दोपहर से शाम हो गई लेकिन भव्य लखानी अभी तक घर नहीं लौटे। वो पूरी तरह से पारिवारिक आदमी थे। अपना ज्यादातर समय शाम के समय वो घर पर दिया करते थे। चाहे वो पूरा दिन कहीं भी काम करें, लेकिन वो शाम के वक्त समय से अपने घर पहुंच जाया करते थे। अब शाम से रात हो गई और लखानी अपने घर नहीं लौटे तो घर वालों को फिक्र हुई। मोबाइल मिलाया तो मोबाइल बंद था। इधर उधर जितने दोस्त थे उन सभी को फोन किया गया लेकिन कोई खबर नहीं मिली। किसी को भी उनके बारे में कुछ पता नहीं था। अब घर वालों को चिंता होने लगी क्योंकि वो छोटे मोटे बिजनेसमैन तो थे नहीं, उनका बहुत बड़ा कारोबार था। तो फिर घर वालों ने पुलिस स्टेशन में जाकर एक मिसिंग कंप्लेंट दर्ज करवा दी। अब पुलिस को पता चला कि कोलकाता के एक बड़े बिजनेसमैन गायब हो चुके हैं और उनका कोई सुराग नहीं, मोबाइल बंद। तो कलकत्ता पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया। पुलिस की एक टीम ने लखानी को ढूंढना शुरू किया। जितने जानकार थे, जितने उनके पहचान के लोग थे, उन सबसे पूछताछ का दौर शुरू हो गया। घर वालों को बिठाकर दोबारा से अच्छे से उनसे पूछताछ की गई
तो उन्होंने बताया कि भव्य लखानी दोपहर को जब बिजनेस मीटिंग के लिए जा रहे थे तो उन्होंने ये कहा था कि ये बहुत बड़ी बिजनेस डील है और मैं अनिर्बन गुप्ता के घर एक मीटिंग के लिए जा रहा हूँ और ख़त्म करके उस मीटिंग को मैं शाम तक वापस घर आ जाऊँगा। तो पुलिस सीधे अनिर्बन गुप्ता के पास पहुंचती है, उसका नंबर ले लेती है, उससे बात करती है और फिर उसके बाद उसके घर पहुंचती है और उससे पूछा जाता है तो वो बताता है कि हाँ, वो मीटिंग के लिए आए तो थे, लेकिन 1 डेढ़ घंटा तक मीटिंग चली और उसके बाद लखानी साहब यहाँ से निकल गए और फिर मेरी उनसे कोई बातचीत दोबारा नहीं हुई। तो पुलिस के हाथ खाली थे और गुप्ता ने बताया कि वो आए थे और मीटिंग के बाद वो चले गए। अब पुलिस की मजबूरी होती है कि उसे हर एक व्यक्ति पर शक करना पड़ता है। गुप्ता का मोबाइल नंबर पुलिस के पास ऑलरेडी था, तो उन्होंने उसके मोबाइल नंबर को टटोलना शुरू किया। इधर पुलिस ने भव्य लखानी के मोबाइल को भी सर्विलांस पे लगा दिया और ये चेक करना शुरू कर दिया कि इनका लास्ट लोकेशन क्या था। तो जब पुलिस ने लास्ट लोकेशन चेक किया तो पता चला कि जितने बजे मीटिंग हुई थी और गुप्ता ने ये बताया था कि वो 1.5-2 घंटा मीटिंग चली थी, तो वो सच कह रहा था। लोकेशन से पता चला कि जब वो मीटिंग हुई तो वो उस वक्त अनिर्बन गुप्ता के घर में ही थे, मगर उसके करीब 2 घंटे के बाद भव्य लखानी के मोबाइल का जो टावर लोकेशन दिखा रहा था, वो कलकत्ता के सोवा बाजार में दिखा रहा था। लास्ट लोकेशन अब कलकत्ता का सोवा बाजार था। सोवा बाजार की दूरी अनिर्बन गुप्ता के घर से लगभग 25 से 30 किलोमीटर थी। तो गुप्ता ने भी सच ही कहा था कि वो आए थे, मीटिंग की थी और फिर वो मिलकर चले गए थे। अब आखिरी लोकेशन था सोवा बाजार। इसका मतलब ये था कि सोवा बाजार में ही कुछ हुआ था। पुलिस की टीम अपने मुखबिरों को काम पर लगा देती है और उन्हें कहती है कि सोवा बाजार में पता करो कि लखानी साहब यहाँ पहुंचे थे या नहीं, और अगर पहुंचे थे तो उनकी मुलाकात किस किस व्यक्ति से हुई थी। कोलकाता पुलिस ने अब सब कुछ कर लिया था, लेकिन फिर भी अब तक उनको इस केस में कोई कामयाबी नहीं मिली थी। इसी दौरान पुलिस की टीम अनिर्बन गुप्ता के मोबाइल की जांच कर रही थी और ये पता लगाने की कोशिश की जा रही थी कि क्या गुप्ता की किसी ऐसे व्यक्ति से बात हुई थी जो सोवा बाजार और उसके आसपास के इलाके का था। बहुत सारे नंबरों को खंगाला जाता है, लेकिन ऐसा कोई भी सस्पेक्ट पुलिस की नज़र में या उसके शक के दायरे में नहीं आता है। धीरे धीरे वक्त बीतता है और अगला दिन हो जाता है। मंडे के बाद अब ट्यूसडे आ चुका था और मंडे की रात जो पुलिस ने मिसिंग कंप्लेंट दर्ज की थी, अगले दिन यानी ट्यूसडे को किडनैपिंग कंप्लेंट के तौर पर उसे दर्ज कर लिया गया था। पुलिस को लगा कि ये किडनैपिंग का मामला है। अब कोलकाता पुलिस के कमिश्नर साहब भी इस केस में इन्वॉल्व हो गए थे। तो हुआ ये कि हाई प्रोफाइल केस है, ढूंढो। पुलिस की टीम फिर दोबारा से कुछ कड़ियों को जोड़ने की कोशिश करती है। अब पुलिस ने दोबारा से अनिर्बन गुप्ता को बिठाया और सीक्वेंस वाइज उससे सारी बातें पूछना शुरू की कि वो कब आए थे, कितने बजे निकले, कितने बजे मीटिंग शुरू हुई थी, फिर कितने बजे मीटिंग खत्म हुई, और ये तमाम सारी बातें पूछी गई। इसके अलावा उनके घर के आसपास के जो पड़ोसी थे उनसे भी बातचीत की। उस इलाके में जितने भी सीसीटीवी कैमरा थे उन सभी को खंगाला गया। इतना सब कुछ करने के बाद भी पुलिस के हाथ अब तक कुछ नहीं लगा था और ये केस आगे बढ़ ही नहीं रहा था। अनिर्बन गुप्ता के अलावा कोई दूसरा ऐसा व्यक्ति था ही नहीं जिसने भव्य लखानी को उस दिन दोपहर के बाद देखा हो। उसका सीडीआर पुलिस के पास ऑलरेडी था। दोबारा से पुलिस काम पे लग जाती है और बहुत बारीकी से एक एक नंबर को खंगाला जाता है। तो गुप्ता के मोबाइल को जब दोबारा से पुलिस ने अच्छी तरह खंगाला तो एक चीज़ सामने आई कि जिस वक्त गुप्ता ने बताया था कि भव्य लखानी उनके घर पर आए थे और फिर 3 या पौने 3 बजे जब मीटिंग शुरू हो गई थी, तो इस मीटिंग के दरमियान और अगले 1.5-2 घंटे तक गुप्ता के मोबाइल पर बहुत सारे कॉल आए थे, लेकिन वो सारे कॉल शक के दायरे से बाहर थे। लेकिन उनमें से एक कॉल ऐसा था जो गुप्ता के घर जब लखानी पहुंचे थे उस दौरान भी आया और कई बार आया, और जब भव्य लखानी उनके घर से मीटिंग खत्म करने के बाद चले गए तो उसके बाद भी 3-4 बार वो कॉल आया था। तो पुलिस को लगा कि जब इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रही थी, ऐसा कौन सा शख्स था जो पूरी मीटिंग के दौरान गुप्ता से कई बार कॉल पर बात करता है, और जब मीटिंग खत्म हो गई तो भी उसने 3-4 बार थोड़ी थोड़ी देर के लिए गुप्ता को कॉल किया था। अब पुलिस उस नंबर को नोट करती है और उसका पता लगाने की कोशिश करती है। तो पुलिस को पता चलता है कि ये नंबर सुमन दास नाम के एक व्यक्ति का था। अब सुमन दास का नंबर पुलिस के हाथ आ चुका था। सुमन दास का सीडीआर निकाला जाता है और मोबाइल कंपनी के जरिए पता लगाया जाता है कि उसका लास्ट लोकेशन क्या था। तो पता चलता है कि उसका लास्ट लोकेशन सोवा बाजार था, जिस टावर के करीब लखानी का आखिरी लोकेशन दिखा रहा था। यानी कि पुलिस को आखिरकार एक
जुड़ा हुआ कनेक्शन मिल जाता है। 11 मार्च 2024 दोपहर के लगभग 3 बजे भव्य लखानी और अनिर्बन गुप्ता बिजनेस मीटिंग कर रहे थे और ये शख्स सुमन दास उस मीटिंग के दौरान लगातार गुप्ता से बात कर रहा था। और मीटिंग खत्म होने के बाद जब भव्य लखानी यहाँ से निकल गए तो उसके बाद भी 3-4 बार सुमन दास की अनिर्बन गुप्ता के साथ बात हुई थी और उसके 1.5-2 घंटे बाद लखानी का और सुमन दास का लोकेशन एक ही जगह सोवा बाजार में पाया गया था। और अब पुलिस को डाउट हुआ, उसने सुमन दास को उठा लिया। उठाने के बाद उससे पूछताछ की तो उसने कहा कि मैं सोया बाजार में था और मैं जानता हूं गुप्ता को, बहुत पहले से हम दोस्त हैं। तो फिर सारी बातों का मुखबिर के जरिए पता किया गया तो पता लगा कि इन दोनों का रिश्ता बहुत पुराना है, ये सही कह रहा है। तो पता चला कि सुमन दास का कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड भी नहीं है, बिल्कुल साफ पाक आदमी है। और पुलिस को लगा कि शायद उसका सोया बाजार में और लखानी का सोया बाजार में मिलना या लोकेशन का पाया जाना इत्तेफाक की बात है। अब पुलिस की सुई फिर दोबारा से अनिर्बन गुप्ता और सुमन दास के ऊपर आकर अटक जाती है, क्योंकि इन दोनों के अलावा कोई तीसरा व्यक्ति शक के घेरे में था ही नहीं। पुलिस ने सुमन दास को दोबारा से उठाया और थोड़ा सख्ताई के साथ पूछताछ शुरू की तो सुमन दास ने फिर वही सब बताया जो उसने पहले बताया था। उसने यही बताया कि मैं अनिर्बन गुप्ता का दोस्त हूँ, बहुत पहले से मेरी जान पहचान उसके साथ है और इसके अलावा ये लखानी कौन है ना मैं उसे जानता हूँ, वो क्या करता है क्या नहीं करता है, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। अब ले देकर पुलिस के सामने दो ही लोग थे, अनिर्बन गुप्ता और सुमन दास, लेकिन दोनों से पूछताछ की जा चुकी थी और कोई सुराग अभी तक नहीं मिल रहा था जिससे पता चले कि भव्य लखानी कहाँ गायब हो गए थे। अब पुलिस अपना दिमाग लगाती है और दोनों को पुलिस स्टेशन बुलाती है। आमने सामने दोनों को एक चेयर पर बिठाया जाता है और सवाल पर सवाल दागने शुरू कर दिए जाते हैं। एक के बाद एक सवाल, फिर दूसरा सवाल, फिर तीसरा सवाल, और सवाल इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि वो दोनों लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और उनके जवाब आपस में ही मिसमैच करने लगते हैं। दोनों घबराने लगते हैं और हकलाने लगते हैं और आखिरकार पुलिस की ये तकनीक काम कर जाती है। इस पूछताछ में सुमन दास टूट जाता है। सुमन दास मान जाता है कि उसने अनिर्बन गुप्ता के प्लान के अनुसार भव्य लखानी को गायब किया है। अब अनिर्बन गुप्ता भी पुलिस के सामने हार जाता है और कहता है कि चलिए मैं आपको भव्य लखानी से मिलाता हूँ। अब पुलिस की टीम गुप्ता को और सुमन दास को लेकर गुप्ता के घर पहुंचती है, 24 नॉर्थ परगना कलकत्ता से करीब 25 किलोमीटर दूर, और वहां ले जाकर वो अपने घर की छत पर पुलिस वालों को ले जाता है। जब घर की छत पर पुलिस पहुंचती है तो वहां देखती है वहां कोई नहीं है। तो घर की छत के कोने में एक पानी की टंकी थी जो पुराने दौर की थी, क्योंकि एक पुरानी इमारत थी। उस टंकी के पास बराबर में ही छत पर नया नया कुछ काम हुआ था और वहां ईंटों के ऊपर सीमेंट लगाया गया था। उसकी तरफ देखते हुए गुप्ता ने इशारा किया। पुलिस को पहले कुछ समझ नहीं आया, लेकिन जब इशारा हुआ तो उसके बाद मजदूरों को बुलाया गया और सीमेंट को तोड़कर ईंटें हटाई गई। तो अंदर से एक बोरी मिली। उस बोरी को बाहर निकाला गया तो उसमें से बहुत बुरी बदबू आ रही थी। बोरी को खोला गया तो भव्य लखानी की लाश उस बोरी के अंदर बंद करके दफन कर दी गई थी। उस बोरी के साथ उस गड्ढे में से क्रिकेट का बैट मिलता है और स्टंप भी मिलता है क्रिकेट वाला, और साथ ही कुछ और भी चीजें मिलती। ये सारी चीजें जब पुलिस के सामने आई तो पुलिस को बहुत बड़ा झटका लगा, क्योंकि पुलिस अब तक ये मानकर चल रही थी कि लखानी का किडनैप हुआ है। मतलब किसी को ये पता ही नहीं था कि लखानी की हत्या करके उसकी लाश को ईंटों के अंदर दफन करके ऊपर से सीमेंट कर दिया गया है। लाश बाहर निकली तो कहानी पूछी गई तो गुप्ता ने बताया कि वो फार्मा कंपनी में काम किया करता था और उसे उसी के द्वारा बड़ी बड़ी बिजनेस डील्स मिला करती थी, लेकिन किसी वजह से उसकी अनबन हो गई, क्योंकि उसने कोई करप्शन का काम कर दिया था तो कंपनी में उस पद से उसे हटा दिया गया। लेकिन उसने ये बात कभी भी लखानी को नहीं बताई थी। लखानी को ऐसा लगता था जैसे ये अभी भी उसी कंपनी में काम कर रहा था। तो लखानी से जो भी पैसा मिलता था वो एक फेक अकाउंट में डलवा लिया करता था और उस पैसे को निकाल कर खुद के कामों के लिए इस्तेमाल करता था। जब लखानी ने उसे कहा कि मुझे अपने बिजनेस को बड़े लेवल पे करना है और मेरी मीटिंग अपने किसी बड़े अधिकारी से करवाओ, तब उसे लगा कि अब वो फंस जाएगा और उसका ये सारा भांडा फूट जाएगा और लखानी उसके ऊपर केस कर देगा और फिर वो केस में जाहिर सी बात है हार जाएगा तो उसे जेल हो जाएगी। और अब ये पैसा लौटाना तो था ही नहीं, तो अब एक ही रास्ता बचा था कि लखानी को रास्ते से हटा दिया जाए। तो अपने दोस्त सुमन दास को इस बारे में बताता है और सुमन दास भी तैयार हो जाता है।
फिर उस दिन जब बिजनेस मीटिंग के लिए लखानी उनके घर पहुंचता है गुप्ता जी के, तो ऑलरेडी वहां पर सुमन दास था। वो क्रिकेट के बैट से उसके ऊपर हमला कर देते हैं, क्रिकेट के स्टंप से उसके सर पे जोर जोर से चोट मारते हैं, जिसकी वजह से बहुत खून बह जाता है और लखानी की मौके पर ही मौत हो जाती है। उसके बाद वो लाश को उठाते हैं और ऊपर जाकर ईंटों से सीमेंट लगाकर उसे दफन कर देते हैं। उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि कभी पुलिस उनको ढूंढ पाएगी। लेकिन कहते हैं ना कि चोर की दाढ़ी में तिनका होता है। उन्होंने कत्ल तो कर दिया था और गुप्ता ने सुमन दास को ये कहा कि तुम ये मोबाइल लेकर यहाँ से निकल जाओ और सोवा बाजार की तरफ चले जाओ। लेकिन घबराहट में सुमन दास ने बार बार गुप्ता को फोन किया और जिसकी वजह से वो क्लू पुलिस के हाथ लग गया, जिसकी वजह से दोनों हत्यारे पकड़े गए। दोनों को गिरफ्तार किया गया और उनके खिलाफ मुकदमा चलाया गया। कोर्ट ने उन दोनों को जेल भेज दिया। आज का एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। सच्ची घटना और सच्ची कहानियों का ये सफर यूं ही जारी रहेगा। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।